आज कर रहे हैं, हम तो पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानते हैं, परिवार की बात नहीं कर रही मैं। देखिए, आज जो हमारी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता जी ने जो बोला कि कब वो स्त्री, कब होम से हाउस बन गया, गृह कब हाउस बन गया, और कब जो स्त्री थी वो वाइफ बन गई, यही केवल परिवर्तन है। हम फैमिली 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 कहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हमारी दादी नानी कुटुंब कहती थी। कुटुंब को पाल रहे हैं, कुटुंब को, ये आपने भी सुना होगा। बहुत बड़ा निहितार्थ है इसमें। कुटुंब में चींटी से लेकर बड़े से बड़ा जीव, हाथी तक भी आ जाता है। वो प्राणी मात्र, भूत मात्र हमारा कुटुंब है। बहुत बड़ी हमारी संकल्पना है कुटुंब की। मैं बधाई देती हूँ ओजस्विनी मंच को कि आज ये विषय, हम प्रबोधन की बात कर रहे हैं। फिर जब विचार की स्तर पर आते हैं तो उसे छोटे रूप में मैंने बताया कि हम कितने व्यापक दृष्टिकोण में सोचते हैं, और हमें व्यापक दृष्टिकोण में सोचना ही चाहिए। यदि हमारे विचार आचार बनते हैं, जो अगर विचार मस्तिष्क में आ गया, समझ लीजिए वो ब्रह्मांड में आ गया। आपने किसी से व्यक्त नहीं किया तो भी वो ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। मैं आपको एक बहुत वैज्ञानिक सत्य बता रही हूँ। इसलिए किसी से भी सतर्क ना होइए, केवल अपने विचारों से सतर्क होइए। विचारों के प्रति सात्विक रहें, विचारों के प्रति पवित्र रहें, विचारों के प्रति ऊर्जावान रहें, और विचारों के प्रति सकारात्मक रहें। ये जो आज की जीत का परिणाम आप देख रहे हैं, हम लोग, माने मैं यहाँ पर इसको राजनीतिक उसमें नहीं ले जाना चाहती, उसमें से सार रूप में अपना संदेश लेना चाहती हूँ जीवन का। सकारात्मकता ने ये स्थितियां पैदा की हैं, कल्याण की भावना ने ये स्थितियां पैदा की हैं, और भाषा के प्रति सतर्कता जो हमारे प्रधानमंत्री जी की है। वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई जातिवादी नहीं है, मेरे लिए तो स्त्री जाति है, मेरे लिए तो निर्धन की जाति है, मेरे लिए तो जो दुखी है, जो निर्धन माने वो उसकी जाति है, युवा की मेरे लिए जाति है, किसान की जाति है। आज सोचिए उनका चिंतन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, विशाल चिंतन रखें। कुछ बातें यहाँ मैं आपसे बांटूंगी। जो हमारा दुख दर्द है, वो दर्द केवल और केवल आधुनिकता का है। आदरणीय जनक कुमारी जी ने कहा, नेट को मैं बधाई देती हूँ। अब नेट के सुख हम ले लेंगे, दुख कौन लेगा? तो वो नेट हमारे अंदर, हमारे यहाँ सोशल मीडिया लाता है, नेट हमारे यहाँ गूगल लाता है। अब हमारे बच्चों के लिए गूगल गुरु है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो दादी अम्मा का ज्ञान नहीं, व्हाट्सएप का ज्ञान चलता है, आधुनिकता का ज्ञान चलता है, और हम अनुकरण के ऊपर चले जाते हैं। व्हाट्सएप में एक संदेश आया, उसी को मानने लगते हैं। तो ये आधुनिकता के सारे दर्द हैं, जो हम सोचते हैं परिवारों में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहूंगी, हम आशावादी सनातनी संस्कृति के दीप हैं, मशाल हैं। हम अपनी हार नहीं मान सकते। कुछ चीजों को सजग रहने के लिए मैं कहती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमें सर्वथा सजग रहने का ईश्वर की ओर से संकेत मिला है, क्योंकि हम जीवित प्राणी हैं। हम कैसे सो सकते हैं? एक पल भी नहीं सो सकते, सजग हुए बिना नहीं रह सकते। हमें हर समय सजग होना है। जैसे शब्द के ऊपर उन्होंने आदरणीय मुख्य वक्ता महोदया ने बताया कि हाउस वाइफ ना कहें, गृहिणी गृहमिति उच्यते हमारे यहाँ कहा जाता है। गृहिणी ही गृह है, गृह जो आपको पकड़ लेता है, जो आपको ग्रहण कर लेता है, वो गृह है। शब्दों में आप देखिए, रसोई जहां रस है, तो हम फैमिली फैमिली ना चिल्लाएं, कुटुंब कहें, परिवार कहें। हमारे कुटुंब में ये होता है, हमारी कौटुंबिक विशेषता ये है। शब्दों के प्रति जागरूक हो जाए तो विचार हमारे सोचेंगे कि इसके दिमाग में जाने से पहले मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक तो ये बात कि मैंने भाषा ही, और जो हमारा कुटुंब है वो क्या है? वो हमारे प्राण की पाठशाला है, हमारे प्राण को पोषित करती है। अन्न से भी, अन्नम ब्रह्मेति यजानात, अन्न से प्राण को पोषित करती है। संस्कारों से, जैसा कि मंच पे सबने कहा, मैं पृष्ठपेषण नहीं करूंगी, संस्कारों से पोषित करती है, अमरता प्रदान करते हैं। ये पाठशाला किताबों की नहीं है, आचरण की पाठशाला है। आप दादी के आचरण से सीखते हैं, बुआ के आचरण से सीखते हैं, मौसी नानी के आचरण से सीखते हैं। तो ये अनकही बातों को आपको संकेतों में सिखा देती है। लोरियों में, आपकी धमनियों में आपके जो रक्त बह रहा है,
उसमें संस्कार बहने लगता है। इसकी भी चर्चा इस पर हुई, मैं स्वागत करती हूँ। आपने सुना होगा, आप ही दुर्गा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही सरस्वती हैं। ये कोई शोभा महिमा मंडन करने की बात नहीं है, ये आपको अपने दायित्व की याद दिलाने की बात है। क्योंकि परिवार की जो आर्थिक समृद्धि है उसकी सचेत रक्षक आप हैं, तो आप लक्ष्मी हैं। परिवार के संस्कारों की धुरी आप हैं, तो आप सरस्वती हैं। कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितनी नैतिक उस पर समृद्धि होगी, ये आपका दायित्व है। जैसा आपने कहा कि बच्चों को रोकें टोकें, क्या उनको कौन से बाहर के विचारों के आक्रमण से, जो अभी लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही, हमें रोकना है, तो आप दुर्गा हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे गृहिणी होने का दायित्व है, जो हमें प्रतीकों से हमारे यहाँ बताया जाता है। आप हैं तो कुटुंब है, आप हैं तो रिश्ते हैं। क्यों, अगर हम उससे डर जाएंगे तो हम मानवता की पाठशाला कुटुंब को कैसे बना पाएंगे। मानवता की बात कर रही हूँ। चींटी के लिए भी करुणा दादी माँ सिखाती है। हम छोटे थे, यमुना में आटे की गोलियां कछुओं को डालने जाते थे, तो चिड़ियों को डालते हैं, पक्षी। बहुत भूत यज्ञ की बात सीमा जी ने कही, कहीं 5 प्रकार के यज्ञ गृहिणी रोज करती है, वो मैं कभी विस्तार से बताऊंगी। आपकी दैनिक दिनचर्या में 5 यज्ञ होते हैं, इसलिए कहा जाता है गृहिणी को कभी कोई पाप नहीं लगता। तो आप अपनी महिमा को जाने। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हम ये कहना बंद कर दें कि अब परिवारों में विघटन हो रहा है, ना कहें। अब हम अपनी लड़की के प्रति जिम्मेदार है, बेटी के प्रति। मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दूंगी कि वो अपने बड़ों की, सास ससुर की, जो भी उसके परिवार में बड़े हैं, जहां जिस परिवार में वो जाएगी, वो उनका आदर करेगी। तो ये एक संस्कार ऐसा सकारात्मक वातावरण समाज में फैलाएगी। लोग तो अनुकरण जीवी हैं, तो क्या मेरी बेटी के अच्छे संस्कारों का लोग अनुकरण नहीं करेंगे? आप बताइए, क्या मेरे बेटे में जो अच्छी आदतें हैं, पूजा करके खाने की, या जो भी उसके जो आचार विचार हैं, क्या समाज उसका अनुकरण नहीं करेगा? आप विदेशों में जाकर देखिए, हमारी सनातनी संतति कितने संस्कारों में रहती है। बहुत सबके बच्चे विदेशों में, सब मेरी बात को हाँ में जवाब देंगे। कैसे वो परिवार त्योहार मनाते हैं, हम देखते हैं। तो हम अपने प्रति जिम्मेदार रहे, अपने बेटे और बेटी के प्रति। समाज में नकारात्मकता ना फैलाएं। और किसी ने ये भी कहा कि भाई सभी के जो घर में घर जमाई रख लिया जाए, यानी तो माता पिता को उनके यहाँ रहने की पर अनुमति मिले तो वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। मैं नकारात्मक चीजों से बड़ी घबराती हूँ, और मैं समाज में कहती हूँ उसे फैलाइए मत नकारात्मकता को कि बहुएं आदर नहीं कर रही। अरे भाई, अभी आपने कहा आनंदी परिवार में कि अधिकार नहीं कर्तव्य, क्या हमने अपने कर्तव्य निभा दिए बहुओं के प्रति? तो क्या हमने उन्हें शिक्षा दी? हम तो गुडी गुडी सासू माँ है, हम तो कहेंगे अरे तू तो शॉर्ट पहन, मैं तो बड़ी मॉडर्न हूँ, तू तो शॉर्ट पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोड़िए, निर्भीक रहिए। हमें वो हमारी बहू नहीं है, वो हमारी पीढ़ी की धुरी है, हमारे बच्चों को सिखाएगी। तो हमें बताना है कि बेटा तुम क्या कर रही हो और तुम्हें क्या करना शोभा देता है। बहुत प्यार से, प्यार इतना होना चाहिए कि वो हमारी बात को समझ ले। निर्भीक रह के हमें उसे बताना होगा। ये नहीं कि अरे मैं तो कैसे हो, मैं कोई दकियानूसी सास हूं कि मैं बहू को ये बताऊंगी, क्योंकि बहनें हैं तो मैं अपने मन की बात कह रही हूँ। और निर्भीकता से हमें संस्कार, हम बच्चों को निर्भीकता नहीं सिखा रहे। आजकल तो सब होटल में खाते हैं, आजकल तो सब ऑर्डर करते हैं, आजकल तो सब मैगी पिज्जा और दादी माँ क्या ऑर्डर कर ले। शाम की भाषा है घरों की, आज क्या ऑर्डर करें, आज मेट नहीं आई, आज क्या ऑर्डर करें। ये बदलनी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे घर में ये हो रहा है तो उसकी दोषी मैं अपने आप को मानती हूँ, मैं किसी को नहीं। आप अपने घर में करके देखिए, एक एक दीपक से पूरी दीपमालिका बनती है। तो सकारात्मक रहे, निर्भीक रहे। बच्चों को, पहली सासू माँ, मेरी सासू माँ तो मुझे हर बात पे टोकती थी, हर बात पे। आज की आप सोच लीजिए, अपने करेवा में झांक झांक के देख लीजिए, आप सब अपनी मम्मी जी सब टोकना बंद कर दिया। टोकना मतलब शिक्षा देना, आचरण की शिक्षा देना हमने बंद कर दिया। वो हमें सजगता से रोकता है। हमें सजग रहना है, क्योंकि
परिवार ऐसा नहीं है, परिवार से ही एक चीज जाती है। आपके घर में त्योहार बंद हुए, 10 परिवारों में त्योहार बंद हो जाएंगे। सजग रहे हम लोग, निर्भीक रहे और त्याग करें। कोई किसी बच्चे को मोबाइल छोड़ने की कहने की आदत नहीं, जरूरत नहीं है। अगर हम 4 बजे उठेंगे तो बच्चे भी 4 बजे उठेंगे। हम मोबाइल छोड़ देंगे, पहले कुछ आदर्श हमारे होंगे तो छोड़ देंगे। ये केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रही, ये व्यावहारिक सत्य है जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और करियर और लाइफ के संतुलन की बात आपने कही, निश्चित रूप से आधुनिकता ने हमें बहुत सारी विसंगतियां दी हैं, क्योंकि हमने भौतिकताओं को स्वीकार किया है। लेकिन भौतिकता को सजगता के साथ स्वीकार करना, ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। सभी ने कहा, मैं फिर कह रही हूँ, गृहस्थाश्रम जो होता है वो तीनों आश्रमों की आधारशिला होता है। 3 चीजें विशेष सिखाई जाती हैं गृहस्थाश्रम में, कुटुंब में। क्या 3 चीजें? सहिष्णुता, संयम और सेवा। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो वो कुटुंब कुटुंब कैसे होगा? सहिष्णुता, किसी ने ऊंच नीच कह दिया, किसी ने हमारे, मान लीजिए सांकेतिक भाषा में ही हमारा कुछ मन दुखा दिया, दिल दुखा दिया, सहन करना पड़ेगा। परिवार के सौख्य के लिए, परिवार के सामंजस्य के लिए संयम, संयम तो करना ही पड़ेगा हर समय। वाक संयम भी करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम भी करना पड़ेगा, खान पान का संयम भी करना पड़ेगा, आर्थिक संयम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं। और मैं एक विशेष बात आपको बताऊं, सेवा तो है ही, बिना सेवा के कुटुंब नहीं चलते। आपको अनवरत सेवा करनी होती है। मैंने स्त्रियों को ये भी कहते सुना है, कोई होटल है हर समय हम खाना बनाते रहे? ऐसा नहीं। आप सौभाग्यशाली हैं कि कोई आपके यहाँ खाने के लिए उपस्थित है। आप उस घर की कल्पना कीजिए जहाँ बनाने वाले बहुत है, खिलाने वाला कोई, खाने वाला कोई नहीं है। ये सजगता है। दूसरी बात, मैं एक और बात कहती हूँ, केवल श्रम होता है जो शरीर से करते हैं, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आपको। और एक होता है परिश्रम, जब आप दिमाग और शरीर दोनों से करते हैं, देह से। हम पारिश्रमिक लेते हैं जब हम परीक्षा में कोई कार्य करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो हमारा रेम्यूनरेशन होता है, पारिश्रमिक होता है। और एक होता है आश्रम। आप गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम की बात कर रहे हैं। आश्रम वो होता है जहां आत्मा, देह और मैंने क्या बताया मैंने आपको, मस्तिष्क, तीनों काम करते, वो आश्रम होता है। तो छोटे छोटे शब्द नहीं है। मैंने कहा, हम शब्दों के प्रति जिस दिन सजग हो जाएंगे, सारे द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। हमारी भाषा कामधेनु है। मैंने अभी एक चैती समाचार में एक आलेख लिखा, भाषा कामधेनु है, इसे निष्ठा से दुहें। एक एक शब्द एक एक शास्त्र है। तो वो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। यहाँ हमें आत्मा को सजग रखना है, अपने माने मन को, प्राण को, अपने मस्तिष्क को और देह को संयम। और इन तीनों से ही मैंने जो आपको बताया, सहिष्णुता, सेवा और संयम, तीनों इन तीनों चीजों से होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम की धुरी आप हैं, माने राष्ट्र की धुरी आप हैं। राष्ट्र की धुरी तो जाने दीजिए, आपके बच्चे पूरे माने कहने चाहिए ब्रह्मांड में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। तो विश्व की धुरी आज आप हैं। ऋषि प्रज्ञा आपके पास है, उपनिषद की प्रज्ञा आपके पास है, वेदों के मंत्र आपको कंठस्थ हैं, सभी बहनों को। रामचरितमानस की चौपाइयां आपको कंठस्थ हैं, भागवत के सूत्र आपको याद है, गीता के सूत्र आपको याद है। आपको अपने वैभव का पता नहीं है। मेरी तिजोरी में भले ही 4 चीजें ना हो, मेरे मैंने जो कोष है मेरे पास, उसमें 4 चीजें ना हो, क्योंकि मुझे कोई तिजारत नहीं करनी, व्यापार नहीं करना, लेकिन संस्कारों में मेरे अगर कमी है तो ये मेरी विपन्नता है। हम इस विपन्नता को समझें। संपन्न तो हम बहुत हो गए, घर को हमने संग्रहालय बना लिया, जो चाहा वो खरीद लिया, क्योंकि हमारे पास खरीदने की शक्ति है। और भौतिकता को बढ़ावा देने की हमारी एक होड़ सी लग गई है। बहुत शादियों की बातें भी हुई, उसमें भी मैं एक बात कहूंगी, एक बात, क्योंकि बहनें यहाँ बहुत सजग हैं। पहले जमाने में सब लोग दहेज को बुरा कहते हैं, मैं कहती हूँ दहेज फिर भी अच्छा था। मान लीजिए आपने 10 लाख या 10,000 जो भी दिए, मान लीजिए बरपक्ष को गया, बरपक्ष किसका घर हो गया? आपकी कन्या का। तो कन्या का घर पुष्ट हुआ उस अर्थ से, अर्थ की शक्ति से। एक बात बता रही हूँ, सकारात्मकता उसकी।
लेकिन आज आप जो 60,000 का पैकेज देते हैं ब्यूटी पार्लर को, वो कहाँ गया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो स्क्रीन वाले को आप 60,000 दे रही हैं, वो कहाँ गया? जो आपने पंडाल सजाने वाले को 10 लाख दिया, वो कहाँ गया? दोनों परिवारों में से कोई पुष्ट नहीं हुआ। और जो आए वो आपकी तारीफ करके चले गए। मैं आलोचना नहीं कर रही। अगर ये नहीं होगा तो कल्पना जी बैठी हैं, अर्थशास्त्र की विद्वान है, तो वो कहेंगी आपने तो बाजार को ही डुबा देना है। लेकिन मैं कह रही हूँ उसका सकारात्मक पहलू देखिए। दहेज तब भी आपकी बेटी के काम आएगा, वो स्त्री धन था। हमने 10 तोले सोना दे दिया, विपत्ति में पुत्री के काम आएगा। लेकिन आज हमने 10 तोले सोने के बराबर का उसके वस्त्रों पर खर्च कर दिया या उस पर खर्च कर दिया। संयम। मैं ये नहीं कहती कि आप माने वो नहीं कीजिए, आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए। हम उत्सव धर्मी हैं, उत्सव प्रिय हैं। तो ये सकारात्मक पक्ष है। मौलिकता, हम अपने परिवेश को अपने हिसाब से सोचें। परिवार आज भी कामधेनु है। आप देखिए, पहले एक व्यक्ति कमाता था, 4 निठल्ले होते थे, वो भी आराम से खा लेते थे, स्वाभिमान से खा लेते थे। और ये कुटुंब की शक्ति है। किसी को पता नहीं लगने देते थे कि इसके पास कुछ इसका आय है या नहीं है, आय का साधन है या नहीं। छतरी की तरह होता था परिवार, वटवृक्ष कह लीजिए, या माने एक संरक्षण की तरह होता था। आज भी वही है, आज भी वही है। हम सब सहयोग की कामना करते हैं। आप ढूंढते हैं क्योंकि परिवार में कोई नहीं है, तो आप ढूंढते हैं मैं वृद्धाश्रम में खाना खिलाया हूँ, मैं कन्या के आश्रम में खाना खिला के आ जाऊं, मैं अंधाश्रम में खाना खिला के आ जाऊं। क्योंकि दान की प्रवृत्ति तो आप में है, गुण तो आप में भरे हुए हैं। लेकिन क्योंकि परिवार में आज सेवा करने के लिए लोग नहीं है, वो आधुनिकता के कारण, हमारे आपके कारण नहीं। मान लीजिए मेरा बेटा है, वो अपने अर्थतंत्र के लिए बाहर जाएगा, नौकरी करेगा, तो मेरे पास रहेगा, वहां भी रहेगा, कैसे रहेगा? लेकिन मैं अपने प्राण तो उसे दे सकती हूँ। संस्कार, मेरा जो माने सॉफ्टवेयर है वो तो दे सकती हूँ, हार्डवेयर नहीं दे सकती। हार्डवेयर तो मैंने बना दिया जैसा बनाना था। तो जो संस्कार, विचार, सॉफ्टवेयर है वो उसके पास प्रेषित कर सकती हूँ। तो निर्भीक रहें, निश्चिंत रहें। ज्यादा से ज्यादा होगा, बहू दो जवाब दे जाएगी, लेकिन मैं अपने मन की बात तो कह दूंगी कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। सभी के लिए कह रही हूँ मैं। बेटियों से भी कहें, अपनी बेटी को संभालो। सब अपनी अपनी बेटियों को संभाल लें तो किसी की बहू मजाल है जो खराब हो जाए? मुझे बताइए एक बात। तो सब अपने अपने बेटों को संभाल लें, तो फिर ये जो अत्याचारी, आतताई वगैरह वगैरह, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करती, वो कहाँ से आएंगे? हमारे आपके बेटों में से पैदा हो गए। तो ये आज कुटुंब प्रबोधन की आज इतनी आवश्यकता थी, उतनी कभी नहीं है। क्योंकि एक साधु भी अगर उसे भौतिकता में भर दिया जाए तो हो सकता है उसका संयम भी खो जाए। हमारे चारों ओर भौतिकता के प्रलोभन हैं। अगर हम संयम करें, हम प्रबोधन में रहें, हम जगे हुए से रहें, हम समाज को कुछ देने की स्थिति में रहें, तब तो हमारी बात है। हमारे पास तो सारे साधन है, नेटफ्लिक्स है, चाहे जितनी पिक्चरें देखें, सारे। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है क्या साधन आपके पास नहीं है। जो राजा महाराजा आनंद लेते थे पहले जमाने में कि भाई ऋतु के अनुसार वो उसमें चले जाते थे अपने महल में, ग्रीष्म का महल, शीत का महल। अब आप ही राजा हैं, आप ही साम्राज्ञी हैं, आपके एयर कंडीशनर लगा हुआ है, आपके पास घर में बहुत बड़ा होम टीवी है, होम थिएटर है, क्या क्या नहीं है आपके पास। सारे साधन संसाधन हैं। इनमें हम अगर कर्तव्य बोध से जागृत हैं, जैसे हमारे नेतृत्व है, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, तब तो कोई बात है। इतने संसाधनों में भी ना तो उनका तप छूटता, ना योग छूटता, ना उनका वैचारिक आदान प्रदान छूटता, ना मौलिकता छूटती। गुण ग्राहकता उनमें है हर एक व्यक्ति की। तो गुण ग्राहकता भी हमारे कुटुंब में बहुत बड़ी चीज थी। हम दूसरों की बुराइयां नहीं करते थे, वो ये सीखते थे। वो मेरी ताई जो है ना, भरतपुर वाली, बहुत सुंदर कशीदाकारी करती है। कशीदाकारियां चली गई। आज हम हैंडमेड बाजार से लेके आते हैं, वो एथनिक है। बड़ी बड़ी आधुनिकाएं हैं, सब मेरी बात समझ रही हैं। वो एथनिक वैल्यू की चीज है, वो बाजार में हमने कशीदाकारी करी हुई खरीदी है। पहले किसी के, अगर आप किसी की बैठक में जाते थे, ड्राइंग रूम नहीं होते थे हमारे यहाँ, तो बैठक में जाते थे तो उसके हाथ के कड़े हुए जो कुशन कवर और वो देखते थे आप, तो आपको लगता था कि कशीदाकारी, उसके जो उसका आनंद है कला का,
लेकिन आज आज वो जो बाजार में बिक रहा है, जो आपने देखा था उस मॉल में, वही दूसरे के भी ड्राइंग रूम में आपको सजा मिलेगा। मौलिकता खो गई हमारी। ये कुटुंब के जो खुशबुएं थी, रसोई की खुशबू, कशीदाकारी की, आपके कला, संगीत, साहित्य, संगीत और कला, तीनों की खुशबू। भजन गाने में माँ पूरा अपना संगीत का ज्ञान हवाओं में बिखेर देती थी। रसोई में जब बनाने बैठती थी, पाक शास्त्र में पूरा ज्ञान उनका वहां पे उसमें खुशबुओं में आता था। ऐसी माँ, दादी, चाची, ताई, नानी की हम संतति हैं। तो हम कुटुंब प्रबोधन क्यों ना करें, मुझे बताइए। उन्हें तो 6 बच्चों को प्रबोधन करना था, हमें तो 2 ही बच्चों का करना है। न्यूक्लियर फैमिली की आवश्यकता नहीं है हम अगर आज के जमाने में, क्योंकि सहिष्णुता कम हो गई। पहले परिवार की परिभाषा, अब जो अंग्रेजी की किताब है अगर आप दूसरी में पढ़ेंगे, फैमिली कभी मेरा नाम आ में जाएगा। 4 ही लोग दिखाए जाते हैं। अगर आप फैमिली कहेंगे तो 4 ही लोग होंगे, मदर, फादर, 2 बच्चे, बस ये उनका परिवार है। और हमारे जमाने में कोई पूछता था कितने भाई हैं, तो वो चाचा, ताऊ और सब पूरे कजिन्स को गिन के हम लोग बता देते। मैं बहुत समय ले रही हूँ आपका, लेकिन केवल ये कहना है कि प्रबोधन जगे हुए व्यक्तित्व कर सकते हैं। हम अपने आप से रोज 10 प्रश्न मैं करती हूँ, मेरी एक शैली है। मैंने मुझे ये लगता है कि क्या मैं पहले के जैसे सजग हूँ, क्या मैं पहले के जैसा स्वाध्याय करती हूँ, क्या मैं अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पा रही हूँ, क्या मैं सहिष्णुता, सेवा, मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, क्या मैं समाज के लिए कुछ देने की स्थिति में हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं? ये प्रश्न हमें पूछने चाहिए। तो यही प्रबोधन है। हम जगे हुए होंगे तो हम कुटुंब का प्रबोधन करेंगे, क्योंकि हम भी तो कुटुंब का एक हिस्सा है। उधर रख लूं क्या? भाषा के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, और अपने संस्कारों के, वो भोजन से लेकर वस्त्र और सब, घर के जगने से लेकर सोने, गाने, माने एक एक कृत्य का बहुत जवाबदारी से अगर हम करते हैं तो हमारा कुटुंब जगा हुआ है। जगे हुए कुटुंब ही राष्ट्र बनाते हैं। सन्यासियों की माँ शंकराचार्य हो या चैतन्य हो या विवेकानंद हो, उनकी माओ ने उनको ऐसा बनाया, जगे हुए सन्यासी। ठीक है, तो मैं बहुत बात मैंने आपसे कही, बहुत सुंदर सुंदर। मैं तो अपना ऐसे ही बोलती हूँ बिना सोचे, लेकिन आप लोगों ने सुविचारित, सुनियोजित शैली में अपनी बात कही, और वो मणिमुक्ताएं थी जो शोभा बढ़ा गई। वो अगरबत्तियां की तरह सुगंधित धूप बत्तियां थी। आपके विचार, आपके शब्द, सबका मैं स्वागत करती हूँ। इस मंच का प्रणाम करती हूँ। संचालन कर रही प्रिय अंजना को बहुत बहुत बधाई, और जनक कुमारी जी को और मुख्य वक्ता अतिथि महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमेशा की तरह आपने बहुत रोचक, बहुत बहुमूल्य जानकारियां दी, जिन्हें हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। शब्द के चयन पर समय तो बहुत हो गया है, पर मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहती हूँ। मेरा 6 साल का बेटा है, तो पहले वो खाना बोलता था कि मुझे खाना दे दो मम्मी। तो ऐसे ही मैंने कहीं सुना था कि शब्दों का चयन हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो तब से मैंने उसको सिखाया, बेटा भोजन बोलोगे तो मिलेगा, खाना बोलोगे तो मैं सुनूंगी नहीं। तो जैसे कभी कभी आता था, मम्मी खाना दे दो, तो मैं सुनती ही नहीं थी। फिर बोलता था क्या बोलना है, भोजन, अच्छा मम्मी भोजन दे दो, तो मैं दे देती थी। तो ऐसे रूटीन में आते आते उसके रूटीन में आ गया है, मम्मी भोजन दे दो। चलिए, समय काफी हो रहा है, बातें तो बहुत है मन में, वो मैं आपसे पर्सनली करूंगी। तो आभार के लिए हम सबकी प्यारी ओजस्वी विचार मंच की अध्यक्ष, हमारी बगिया की शान डॉक्टर कल्पना शर्मा दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सभी को जोड़े रखने का पूरा दायित्व तो उनका ही है। और आज मैं भी उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मंच से जोड़ा है, जहां पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। धन्यवाद दीदी। सभी बहनों को पुनः प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। इतनी अच्छी परिचर्चा रही, थोड़ा समय ज्यादा हो गया लेकिन इतना
आनंद आ रहा था कि सच में घड़ी देखने का मन नहीं हुआ, लगता रहा कि सब बोलते जाएं और अपन सुनते जाएं। शायद समय कम पड़ गया। कहते ना कि सबने जितना भी बोला है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी कि बहुत कण कण को और एक जीव जीव की चिंता करने वाली भारत की ऐसी सनातन संस्कृति में आज क्यों हम ये विषय रख रहे हैं कि कुटुंब प्रबोधन करें, क्यों ये कह रहे हैं कि परिवार का प्रबोधन हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ह्रास हुआ है, कुछ कम हुआ है, तभी तो हम पुनः उसको जागरण करने का सोच रहे हैं, पुनः जो खो गया है उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ढूंढने की बात तभी आती है जब कुछ खो जाता है। हमारे यहाँ तो जितने भी हमारे, आप चाहे माननीय तुलसीदास जी देखो, रहीम देखो, कबीर देखो, परिवार के लिए रहीम जी, कितनी सुंदर पंक्ति है, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहमन पुण्य पुण्य पोइए टूटे मुक्ताहार। मतलब परिवार का अगर एक व्यक्ति कुछ रूठ भी गया है तो वहां स्वाभिमान और अभिमान सब एक साइड रख दे और बस उसको मना लो, क्योंकि परिवार से बढ़कर